हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेस्ट इजी स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 2 के अम्ल, क्षार एवं लवण। गाइस, ये 10th क्लास का चैप्टर है और ये हिंदी मीडियम है। मैं आप लोगों के लिए कुछ नोट्स लेकर आई हूँ कि ताकि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी होगा पढ़ने में। अगर आपको ये आ जाएंगे, बहुत ही अच्छे से आ जाएंगे, तो फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर बहुत इजी हो जाएगा। मैं हर वीडियोस में हर किसी को कहना ये चाहूँगी कि पहले आपका बेसिक क्लियर होने चाहिए, तब आगे आप कुछ करने में इंटरेस्टेड होंगे। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ नोट्स लेकर आई हूँ। वो है, स्टार्ट करते हैं हम अमल से। यहाँ पर हमारा अमल है। अमल में हमारा होता है, यह ऐसा पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं। ये अम्ल की डेफिनेशन है गाइस। इसे बहुत ही अच्छे से आप लोगों को याद रखना होगा कि अम्ल जो है एसिड, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन, H+ को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। यह भी कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन देते हैं। आते हैं अम्ल के भौतिक गुण पर। अम्ल के भौतिक गुण होते हैं, ये हम जानेंगे। अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल खट्टा होता है। आपको याद रखना, एसिड अम्ल खट्टा होता है, पानी में घुलनशील होता है। बिल्कुल, घुलनशील अवस्था में सुचालक का काम करता है। सुचालक का मतलब होता है बिजली पास करना, विद्युत धारा को पास करना। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बिल्कुल, आप ऐसे याद कर सकते हैं, अम्ल को लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है। और फिर यहाँ पे आपके अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो इसी तरीके से क्वेश्चन है, जो मतलब इन्हीं में से 2-3 क्वेश्चन निकालते हैं हम कि मतलब समझाने के लिए। जैसे ठोस अवस्था में कुचालक की तरह प्रकृति क्यों दिखाता है? ठोस अवस्था में अम्ल कुचालक की तरह प्रकृति क्यों दिखाता है? ठोस अवस्था में अम्ल में कोई मुक्त आयन नहीं होता, जिसके कारण वह कुचालक होते हैं। उनमें कोई मुक्त आयन नहीं होता कि जिसकी वजह से वो कुचालक होते हैं। मतलब कि इसमें यह है कि अगर इसमें ठोस अवस्था में अगर इसमें मुक्त आयन होता तो ये सुचालक होता, लेकिन यहाँ पे कोई मुक्त आयन नहीं होता, जिसके कारण वे कुचालक है। यहाँ पे कोई मुक्त आयन नहीं है, सब मतलब यहाँ पे आयन नहीं है, तो इस वजह से ये कुचालक है। अब आते हैं अम्ल के रासायनिक गुण। ये तो थे भौतिक, जो फिजिकली सब जानते हैं, लेकिन भौतिक रासायनिक विज्ञान के हिसाब से हम देखेंगे अम्ल के गुण। देखिए, अम्ल धातु अभिक्रिया। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लवण व H2 गैस बनाता है। अम्ल अभिक्रिया करने पर ना H2 गैस बनाता है और फिर प्लस वह लवण भी बनाता है। उदाहरण के हिसाब से है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, HCl+ में Na इक्वल में NaCl+ में H2। देखिए, यहाँ पर जो था H हमने निकाल दिया। यहाँ पर H को हम अलग कर देंगे। जो भी साथ में जितनी भी अभिक्रिया होगी उसे हम जोड़ देंगे। तो HCl+ में Na इक्वल में NaCl+ में H2। तो यहाँ पर आप H को अलग कर देंगे, H2 को बिल्कुल अलग कर देंगे और H की जगह आप Na लिख देंगे और Cl हो जाएगा। आप H पहले, जब आप कोई सॉल्यूशन करोगे, मतलब आपको कोई भी रिएक्शन दे देगा वो आपको, फिर कहेगा कि मतलब इसको करो। तो मान लो इसी तरीके से आपको HCl+ में Na दे देगा, तो बोलेगा इसके आगे की रिएक्शन बताओ, मतलब इसके आगे का बताओ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर
आप पहले H2O इसको अलग कर दोगे, फिर आगे आप लिख दोगे प्लस में NaCl। ठीक है, यहाँ तक तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा खूब अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, अम्ल देखते हैं। अब हम अम्ल का ये यहाँ पर बलशाली अम्ल, बलशाली अम्ल होता है बलवान। बलशाली अम्ल से हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि बलशाली अम्ल। ताकतवर अम्ल, ताकतवर अम्ल ये होता है HCl हाई होता है, जो हमारे स्टमक में होता है। और सेकंड होता है H2SO4, फिर होता है HNO3, फिर एक होता है CH3COOH। आप इसे ऐसा आप याद कर सकते हो। लेकिन ये जो इधर से आप लोगों ने देखा होगा, पीएच पेपर देखा होगा आप लोगों ने, तो यहाँ से देखिए, ये पहले तो ताकतवर है, फिर हल्का सा जाएगा, फिर हल्का सा, मतलब ये धीरे धीरे ये कमज़ोर होता चला जाएगा। तो एंड में जो है ये जो CH3COOH है ये कमज़ोर है। इन सारे में सबसे वीक ये है। मैं आप लोग कन्फ्यूज़न मत होना कि सारे एसिड्स में ये है, अम्ल में, सारे अम्ल में ये कमज़ोर है, नहीं। मैं इन चारों में बात कर रही हूँ कि पीएच पेपर के हिसाब से ये अभी प्रेजेंट में इन चारों में से कमज़ोर अभी ये है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में और ये कमज़ोर है अभी इन सब में। और हाई अभी मतलब जो ताकतवर है, बलशाली है, वो भी HCl है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अब हम। इसके आगे है एक क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से धातु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस देते हैं? मैग्नीज और मैग्नीशियम। ये याद मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं MCQs टाइप में कि कौन से धातु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस देते हैं। आपके साथ एक तो मैग्नीज और मैग्नीशियम दे देगा, सोडियम एल्यूमिनियम दे देगा। ऐसा आपको कोई 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको 1 टिक करना होगा, जो रियली होगा वो आंसर होगा हमारा मैग्नीज और मैग्नीशियम। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, हम इस वजह से क्वेश्चन बीच में से दे रहे हैं कि ताकि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। कोई भी धातु HNO3 अम्ल के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस नहीं देता, क्यों? देखो यहाँ पर दे रखा है क्यों, मतलब कौन सी गैस देता है, अब दे रहा है कि क्यों देता है। आंसर है हमारा HNO3 में NO3 यौगिक निकलने वाले H2 को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित मतलब कि सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, इसलिए बाहर कोई H2 गैस नहीं निकलती। जो हमारा HNO3 होता है, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। जो हमारा HNO3 जो होता है, HNO3 अम्ल, वो जो अभिक्रिया करने पर जब वो अम्ल के साथ जब HNO3 जब अभिक्रिया करती है, तो जब वह H2 गैस छोड़ती है, जैसे HCl H2 गैस छोड़ती है, तो यहाँ पर जो HNO3 जो H2 गैस छोड़ती है तो उसे सोख लेती है NO3, इस वजह से H2 गैस नहीं निकलती। इसके बाद है एक यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। अब हम यहाँ पर अम्ल को कार्बोनेट से अभिक्रिया कर देखते क्या हमारा यहाँ पर आता है नतीजा। अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस निकलता है, बिल्कुल जल और लवण भी बनाता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहूँगी। जब हम यहाँ पे CO2 गैस है, इसे हम कैसे पता लगाएंगे कि CO2 गैस है। यहाँ पर जो है पानी दूधिया हो जाएगा। जब आप यहाँ पर आप देखोगे ना, जब जहाँ से मतलब जो गैस रिलीज़ होगी, कुछ होगा, तो वहाँ पर देखना दूधिया पानी होगा, तो तभी हमें पता चलता है कि CO2 गैस है, निकलता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस निकालता है, जल और लवण भी बनाता है। बस आप लोगों को समझने की कोशिश है और आप इसे अच्छे से समझें और याद करें।
उदाहरण के साथ देखते हैं। फर्स्ट उदाहरण है हमारा NO2CO3 प्लस में H2SO4। यहाँ पर देखते हैं, एक तो हमारा रिएक्शन है, एक हमारा अम्ल है, एसिड है, जो कि सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो दे रखा है। इक्वल में Na2SO4। अब ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हमें H2 गैस, H2 और CO2 हमें रिलीज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ना CO2 गैस रिलीज़ करता है। फिर यहाँ पर दे रखा है कि H2 गैस भी रिलीज़ होता है, यहाँ पर H2 गैस देता है, दे रखा है ना यहाँ पे कि H2 गैस रिलीज़ होता है यहाँ पर। तो हमें दोनों ही दिखाना है इस रिएक्शन में कि H2 गैस भी रिलीज़ हो रहा है और CO2 गैस भी रिलीज़ हो रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पर आपने उपचयन अपचयन पढ़ा होगा, तो उसी में आपने पढ़ा होगा इसमें ही अपचयन उपचयन। तो फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने अपचयन उपचयन पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो है Na2SO4 CO3 की जगह ले लेगा SO4 प्लस में CO2 छोड़ रहा है, देखो यहाँ पे CO2 छोड़ रहा है प्लस में H2O, है ना। अब आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होगा कि यहाँ पर तो मैम दे रखा है Na2CO3 प्लस में H2SO4, लेकिन यहाँ पर आ रहा है Na2SO4 प्लस में CO2 प्लस में H2O। यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाती हूँ यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से। Na2 तो अपनी पूरी मात्रा में रहेगा, SO4 भी अपनी पूरी मात्रा में रहेगा, लेकिन ये जो CO3 है, लेकिन यहाँ पर आकर CO2 हो रहा है, यहाँ पर CO2 तो हमारा रिलीज़ होगा, लेकिन O जो है वो हम H2 को दे देंगे, ठीक है। H2 रिलीज़ होगी, मतलब कि पानी जब रिलीज़ होगा हमारा, तो वहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो H2 के साथ होते हुए निकल जाएगा और CO2 बचेगा, वो रिलीज़ हो जाएगा। तो हमारा क्या बना, Na2SO4। आया समझ में। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब हम MgCO3 प्लस में HNO3, थर्ड नंबर का ये HNO3 इक्वल में Mg। अब हमें इसमें यही बताना है, MgNO3, Mg भी हमारा पूरा रहेगा, NO3 भी रहेगा। अब इसमें से CO2 निकलेगा प्लस में H2O, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक। अब आते हैं हम अपने कुछ टॉपिक्स पे। अभी तक हम उदाहरण क्वेश्चंस पे चल रहे थे, लेकिन अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अम्ल की धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। अब देखते हैं हम अम्ल की जो अम्ल की जो है अम्ल की रिएक्शन करेंगे धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अब हम अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण CO2 और जल बनाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ये वाला टॉपिक कि अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण CO2 और जल बनाता है। याद रखेंगे, सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको याद करना है, अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण CO2 और जल बनाता है। याद रखेंगे, जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा तो पानी और CO2 जल बनाता है, ठीक है। उदाहरण में आते हैं, अब हम देख लेते हैं एक उदाहरण। NaHCO3 प्लस में HCl। एक हमारा तो हर रिएक्शन में याद रखना, हर रिएक्शंस में हमारा एक एसिड ज़रूर आएगा। अब यहाँ पर है NaHCO3 प्लस में HCl इक्वल में NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O। पीछे बना रहा था कि क्या बना रहा था, पीछे बना रहा था इसके साथ धातु कार्बोनेट से जब वो अभिक्रिया कर रहा था तो क्या कर रहा था, CO2 गैस रिलीज़ कर रहा था और CO2 गैस निकालता है और जल और लवण भी बनाता है। तो यहाँ पे CO2 गैस रिलीज़ हो रही थी और यहाँ पर H2 गैस निकल रही थी, है ना। आया ना, यहाँ पे H2 गैस निकल रही थी।
यहाँ पे H2 गैस निकल रही थी और यहाँ पे CO2 गैस निकल रहा था। बिल्कुल। अब आगे जो है बाइकार्बोनेट के साथ जब अम्ल जब रिएक्शन करेगा तो आगे CO2 भी बनाएगा प्लस में H2O भी बनाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर NaCl अलग हो जाएगा, NaCl, फिर प्लस में आकर NaCl हमारा नमक होता है, शायद से नमक ही होता है, प्लस में CO2 प्लस में H2O छोड़ रहा है हमारा, बना रहा है ये। तो यहाँ तक तो आप लोगों को ज़रूर समझ आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पर अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर अम्ल की अब धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर देखते क्या होता है। अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर जल और लवण बनाता है। यहाँ पे भी आप याद रखेंगे, जब ये धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो जल और लवण बनाएगा, मतलब कि जल और नमक बनाएगा। लवण नमक ही को कहते हैं। उदाहरण Li मतलब लिथियम O2 प्लस में H2SO4 इक्वल में देखेंगे। अब हम Li2SO4 प्लस में H2O, पता है कि जल और लवण बनाएगा तो Li2 लिथियम 2 और SO4 प्लस में H2O। यहाँ पर हमारी रिएक्शन बन रही है, यहाँ पे H2O छोड़ रहा है। अब आते हैं यहाँ पर अम्ल की शार्क के साथ अभिक्रिया। अब अम्ल की शार्क के साथ अभिक्रिया करके देखते क्या होता है। अब यहाँ पे बहुत ही अलग आ रहा है कि कभी तो हमने शार्क के साथ रिएक्शन नहीं करा, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं कि अम्ल को शार्क के साथ अभिक्रिया कर देखते क्या होता है। अम्ल शार्क के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। अम्ल जब शार्क के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। बिल्कुल। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, पीएच पेपर में कुछ समझाना चाहूँगी। ओके, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारा पीएच स्केल, पीएच पेपर। अब हम पीएच स्केल को देखेंगे। यहाँ पर जो है एसिड मतलब कि अम्ल जो हमारा एसिड, यहाँ पर जो देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से जब हमारी पीएच पेपर का नंबर स्टार्ट होगा, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हाई लेवल का है, बिल्कुल ताकतवर एसिड है यहाँ पे अम्ल। और यहाँ पे आते बिल्कुल स्लो, बिल्कुल वीक वाला अम्ल हो जाएगा। और 7 जो होगा हमारा न्यूट्रल होगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, शार्क और अम्ल का जब अभिक्रिया करते हैं तो उसे उदासीनीकरण भी कहते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल भी कहते हैं। यहाँ पर जब हम दोनों का आएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे बिल्कुल 7 जो पॉइंट होगा, 7 हमारा बिल्कुल एक हमारा पानी जो होता है ना, पानी जैसा हो जाता है। बिल्कुल पानी भी नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल, उदासीनीकरण पानी जैसा हो जाता है। बिल्कुल उनमें ना कोई शार्क होता है ना अम्ल होता है, कुछ नहीं होता। और जब इधर से जब आएगा हमारा जब इधर से जब आएगा, इधर से यहाँ पे भी समझो बड़ी हाई, बहुत ताकतवर हमारा यहाँ पर बेस है, मतलब कि शार्क। जब ये धीरे धीरे इधर तक आएगा, बहुत वीक वो हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, मतलब कि कमज़ोर वो शार्क हो जाएगा। यहाँ पर आकर जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो हमें उदासीनीकरण मतलब कि न्यूट्रल मिलता है। 7 पर हमारा बिल्कुल, और ये 7 ही तक होता है, पीएच पेपर 7 ही तक होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेड कलर का है हाई स्ट्रॉन्ग अम्ल, और यहाँ पे शार्क नीला है, बैगनी। जब हम शार्क को इसमें रिएक्ट करेंगे, चलिए आप लोगों ने देखा कि पीएच पेपर आप लोगों ने देखा, तो उदाहरण देखते हैं। अब हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। HCl प्लस में NaOH इक्वल में NaCl। अब जो है यहाँ पर H जो है रिलीज़ होगा, क्योंकि हमें ये पानी रिलीज़ करेगा, तो यहाँ पे NaCl नमक प्लस में H2O मतलब पानी छोड़ेगा ये,
H2 जल छोड़ेगा और यहाँ पे लवण, देखिए यहाँ पे बता रखा है ना कि अभिक्रिया को उदासीनीकरण भी कहते हैं, लवण तथा जल बनाता है। देखो इन दोनों को रिएक्ट करने पे लवण भी बना और जल भी बना। इसके आगे अब देखते हैं। अब हम ज़रूर उम्मीद करती हूँ इतना समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब हमारा रियल टॉपिक आता है शार्क। अब तक जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था हमने अब तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने अम्ल एसिड पे पढ़ा था। अब हम बेस पे पढ़ेंगे। चलिए बेस को देखते हैं। अब हम बेस में जो होता है, बेस की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलने पर OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH माइनस। उदाहरण देखते हैं अब यहाँ पर हम NaOH, KOH, Ca ब्रैकेट में OH स्क्वायर OH2 MgOH2। अब शार्क के भौतिक गुण देखेंगे। अब हम यहाँ पर ये शार्क वो है, शार्क जैसा हमारा एसिड में था ना, वो एसिड्स जो थे हाई वीक, इसी तरीके से इसमें भी बेस है जो हाई है NaOH, KOH, Ca OH2 MgOH2। शार्क के अब हम भौतिक गुण देखेंगे। यहाँ पर शार्क कड़वा होता है, शार्क पानी में घुलनशील होता है, घुलनशील अवस्था में शार्क विद्युत का सुचालक होता है, ठोस अवस्था में शार्क विद्युत का कुचालक होता है, शार्क लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आप इसे याद कर लेंगे। ये भौतिक है, भौतिक भी कभी भी फिजिकल आ सकता है, आप रासायनिक भी, आप फिजिकल और ये रासायनिक याद कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे फिजिकल और केमिकल, केमिकल गुण भी देख लेंगे और भौतिक भी, फिजिकल भी आप याद कर लेंगे और केमिकल भी। तो यहाँ पर जो है अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस है। ठोस अवस्था में शार्क कुचालक क्यों होता है? ठोस मतलब कि हार्ड में ये कुचालक क्यों होता है, मतलब कि इसमें विद्युत धारक क्यों नहीं पास होता? आंसर देखते हैं। ठोस अवस्था में शार्क में कोई मुक्त आयन नहीं होता। देखो उसमें हमने पढ़ा था कि ठोस अवस्था में सुचालक होता है, लेकिन यहाँ पर कुचालक होता है। ठोस अवस्था में मुक्त आयन नहीं होता, शार्क में कोई मुक्त आयन नहीं होता और इसमें ये कुचालक होता है। शार्क के रासायनिक गुण देखेंगे अब हम। शार्क को धातु के साथ अभिक्रिया कर अब देखेंगे शार्क के रासायनिक गुण। शार्क की धातु के साथ अभिक्रिया, देखते हैं रासायनिक गुण। शार्क को धातु के साथ अभिक्रिया करके देखेंगे। शार्क जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा H2 गैस छोड़ता है। याद रखेंगे आप कि जब शार्क धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो H2 गैस छोड़ता है और लवण छोड़ता है। आगे देखेंगे अब हम उदाहरण। MgOH2 प्लस में Na इक्वल में NaMgO प्लस में H2। पीछे पढ़ा है ना कि H2 गैस, मतलब कि H2 यहाँ पे पढ़ा है ना हमने कि H2 गैस देता है और लवण देता है। तो यहाँ पर H2 गलत अलग हो गया और NaMgO ये एक लवण है, ये लवण है। H2 एक गैस है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। NaOH प्लस में K इक्वल में KNaO प्लस में H2। शार्क, अब इधर देखेंगे हम शार्क पर। शार्क अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, शार्क को अब अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं। शार्क अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण तथा जल देता है। उदाहरण NaOH प्लस में CO2 इक्वल में Na2CO3 प्लस में H2O। पीछे सेम यही आया था, लेकिन ये बना था एसिड और ये बना था हमारा इक्वल में जो CO2 गैस छोड़ता है। लेकिन यहाँ पे इसी का अपोजिट हो रहा है कि यहाँ पर जो है हमारा बेस बन रहा है शार्क और ये हमारा मतलब
H2 गैस दे रहा है। अब आगे देखेंगे क्षारक की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कर देखेंगे। क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है, जैसे NaOH प्लस में HCl इक्वल में H2O प्लस में NaCl। ये समझ आ गया, मैं उम्मीद करती हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं सूचक। पीछे आया था सूचक, सूचक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सूचक की पहले डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक की प्रकृति पहचानने में सहायता करता है। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम, गंधीय। अब आगे इसके डेफिनेशंस देखेंगे। प्राकृतिक सूचक, ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। कुछ रासायनिक से भी प्राप्त होते हैं हमें। उदाहरण, लिटमस पत्र लाइकिन नामक पौधे से हमें प्राप्त होता है, जो कि पर्पल कलर का होता है। ध्यान रखेंगे, अगर पूछ ले कि लाइकन पौधा कौन से कलर का होता है तो बोलेंगे पर्पल। कहेंगे कहाँ उगता है, पहाड़ी इलाकों पर छोटे छोटे आकार में उगता है। और ये हलिद भी होता है एक प्राकृतिक सूचक, और एक लाल पत्ता गोभी भी, ये भी हमारा सूचक होता है। कृत्रिम सूचक देखेंगे। प्रकृति सूचक तो हमने देख लिया, यहाँ पर प्रकृति सूचक हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कृत्रिम सूचक, ऐसे सूचक जो हमें प्रयोगशाला से मिलते हैं, जो हमें साइंस लैब से मिलते हैं। उदाहरण, मिथाइल ऑरेंज। दूसरा आता है फिनोफ्थलीन। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका तीनों, ये आपको याद रखना है। तीसरा है गंधीय सूचक, ऐसा सूचक जो गंध के माध्यम से अम्ल तथा क्षारक में अंतर बताता है, जैसे प्याज। जब प्याज मतलब कटे बहुत देर हो जाता है तो इसमें से स्मेल्स आने लग जाती है, तो हमें पता चल जाता है क्षारक है कि अम्ल है। अगला, लौंग तेल और वनीला। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया अच्छे से। उम्मीद करती हूँ, आई होप आप लोगों को मेरी इतनी करी हुई मेहनत आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस आंसर डिस्कशन करके आपके पास सेंड करूँगी, बिल्कुल भेजूँगी। अच्छे से आप इसे याद रखेंगे। इतना, जब आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट करके क्वेश्चन करें, और मैं उसको अगले वीडियोज़ में आपके डाउट्स को क्लियर